हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स के अंदर और अपन स्टार्ट करते हैं आज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था, जहां पे अपन ने ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ देखा था, और साथ ही में अपन ने एनालिटिकल मेथड भी देखा था, जिसमें अपन ने एनालिटिकल मेथड को भी अपन ने ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम दोनों से अपन ने किया था। चलिए, तो अब अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अभी तक तो अपन ने दो वेक्टर्स को जोड़ना सीख लिया, अब अपन दो वेक्टर को घटाना सीखेंगे, है ना, कि दो वेक्टर कैसे आपस में घटेंगे। तो अपन रिकॉल करते हैं आगे बढ़ने से पहले नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पे। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, देखिए ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम है, लेकिन एक डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों मतलब आपस में कैसे हैं, अपोजिट है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसलिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ए वेक्टर है तो नेगेटिव ए क्या हो जाएगा इसका, ये, यानी कि मैंने क्या किया, अगर ये वेक्टर ऐसे था तो मैंने इसको क्या किया, 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। देखिए 180 पे इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये जो अपना पॉजिटिव वेक्टर था, इसको जब मैंने 180 पे रोटेट किया तो मेरे को क्या मिल गया, माइनस ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो यहां तक की चीजें अगर अपने को पता है तो अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख सकते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अपने को एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और एक अपने को दिया हुआ है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल अपने को दिया हुआ है वो कितना है, थीटा। अब अपने को क्या करना है इसमें, अच्छा एक और चीज, मैं आगे बढ़ने से पहले अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या देखा था, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अपन ने कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो a प्लस बी का सम हो जाता है, यानी कि रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर मुझे ऐसे दो वेक्टर ऐड करने हो, एक a हो और एक माइनस a हो, या अगर मैं इसको b कह दूं तो माइनस b, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे b से रिप्लेस कर दूं तो ये माइनस b। तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए आप इधर, अगर ये a वेक्टर है और अगर मैं इसमें माइनस बी कर दूं तो क्या अभी भी मैंने रिजल्टेंट की फॉर्म को इसी तरह से मेंटेन रखा है, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी तो होता ही है। अब मैंने रिजल्टेंट क्या किया, रिजल्टेंट इज ऑलवेज बी द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, जब अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ये कैसे आ रहा है, अब अपन इसको सीखते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम से अपने को पता चलेगा। मैंने आपको बताया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब देखिए क्या किया, अगर ये बी वेक्टर को मैं नेगेटिव बी बनाऊं तो कैसे होगा ये, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा बी वेक्टर है, इसको अगर मैं 180 पे रोटेट करूंगा तो क्या ये कुछ ऐसे आ जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। भाई अगर ये पूरा 180 है और ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, नॉर्मल सी बात है। अब अपने को इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो अपन पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं और ट्रायंगल्स लॉ से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेक्टर अपने पास, एक तो ए है और एक क्या है, माइनस बी है, अपन बी कह सकते हैं इसे। तो अब देखिए मैंने बी को माइनस बी वेक्टर बना दिया। अगर यहाँ पे देखिए टेल से टेल कनेक्टेड है, इस ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है, जिसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी। अपन ने क्या किया, रिजल्टेंट क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो अपन ने तो ऐड ही किया ए प्लस माइनस बी, क्योंकि माइनस बी है यहाँ पे, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, सब पे वेक्टर का साइन आ जाएगा। तो अपना रिजल्टेंट कितना आ गया इसका, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। चलिए तो अब अपन इसको देखते हैं किस तरह से। अपन अब इसको देखेंगे दोनों मेथड से, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम से, कि क्या रिजल्टेंट इधर ही आएगा। पैरेललोग्राम से तो देख लिया, अब अपन इसको ट्रायंगल लॉ से भी देखेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे अब अपन इसे, देखिए
ये अपना ए वेक्टर है और बी वेक्टर अपना इस तरह से दिया हुआ है। मैंने क्या किया था पैरेललोग्राम लॉ में, इसको नीचे की तरफ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। ये अपना बोल दिया था मैंने क्या, माइनस ऑफ बी वेक्टर। अगर ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है और मुझे इसको ट्रायंगल लॉ से करना है, तो यानी कि मुझे अभी तो ये टेल से टेल कनेक्टेड है, यहां पे मुझे क्या करना है, हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा इधर। ये मैंने क्या किया, इस माइनस बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब अपन जानते हैं कि ट्रायंगल्स लॉ के अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल्स लॉ का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसा होता है, जो तीसरी साइड यानी कि जो तीसरा वेक्टर ऐसा बनेगा ट्रायंगल का, या तीसरी साइड अपन जो भी कह सकते हैं इसे, जो भी तीसरी साइड होगी वो बाकी दोनों से कैसी होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो यहां पे देखिए ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो सी ऐसे होगा क्या, नहीं, सी कैसे होगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये अपन ने कहां से देखा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, यहां पे अपना ये जो रिजल्टेंट आया आर, ये अपना कितना हो गया, वही ए प्लस ऑफ माइनस बी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरह से अपन ने ये पैरेललोग्राम को और ट्रायंगल्स लॉ के हेल्प से अपन ने दोनों में देखा। अब देखिए नोटिस करने वाली बात, यहां पे ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अपन ने यहां पे देखा था पैरेललोग्राम लॉ से, यहां पे देखिए यहां पे भी जो रिजल्टेंट है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे भी दोनों में डायरेक्शन कैसी आ रही है, रिजल्टेंट की सेम आ रही है। तो अपन दोनों में से कोई सा भी मेथड ले, अपना आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बस इतनी सी कहानी है सब्ट्रैक्शन की। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब एडिशन करते थे तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता था और अपन उसका रिजल्टेंट इजीली कैलकुलेट कर देते थे। सब्ट्रैक्शन के केस में जो दूसरा वेक्टर होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो अपन उसको सबसे पहले तो रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे। जब अपन ने रोटेट किया तो अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। और बाकी तो फिर कहानी आप जानते ही, आप अपने लॉ लगा देंगे और अपने आप अपना टेल से टेल कनेक्ट किया तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। और अगर यहां पे टेल और हेड आपस में आपने कनेक्ट किए तो आपका ट्रायंगल्स लॉ हो गया। बस इतनी सी बात है इसमें, बस एंगल का ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में जो दो वेक्टर का एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा, और एडिशन के केस में दो वेक्टर का एंगल कितना होगा, थीटा। इतनी सी बात अपने को बस ध्यान रखनी है। चलिए तो अब अपन आगे देखते हैं। अपन ने कुछ रिजल्टेंट भी इसके कैलकुलेट करे थे, मैं यहीं पे लिख देता हूं वो। अपन अब कंपेयर करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन, दोनों के केस में वो अपन चीजें कंपेयर करेंगे। यहां पे सबसे पहले अपन ने रिजल्टेंट कितना निकाला था, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या यहां पे रिजल्टेंट आया आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्या आप लोग इतनी बात से एग्री कर रहे हैं, ये अपना यहां तक आया। दूसरी चीज अपन ने यहां पे रिजल्टेंट कैलकुलेट किया था आर इज इक्वल्स टू, अब दो वेक्टर हैं, आप या तो उसको ए और बी मान लीजिए या पी और क्यू मान लीजिए। अगर मैं ए और बी मान के करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये अपन ने निकाला था जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, थीटा। अब सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको बताया दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 180 माइनस थीटा। यहां पे अपन ने देखा था, देखिए इधर जब मैंने माइनस बी को यहां पे रखा तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा। सेम चीज आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आपको फेयर ड्राइंग देखनी हो तो 180 माइनस थीटा अपना यहां पे सब्ट्रैक्शन के केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा है। तो यहां पे अब अपन क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्या इस तरह से अपन लिख सकते हैं? और अब बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या अपन ये लिख सकते हैं कि 180 माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। अपन ने कॉस 180 माइनस थीटा को कैसे लिख लिया, माइनस कॉस थीटा, और जो माइनस था आगे आ गया, तो इस तरह से अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया। आगे देखते हैं, अपन ने एडिशन में एक और चीज पढ़ी थी, उसमें क्या था, अपन ने डायरेक्शन निकालना सीखा था। और डायरेक्शन अपन ने कैसे निकाली थी, डायरेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल, जो अपन ने कितना लिया था एडिशन के केस में, बीटा। तो सेम चीज अपन यहां रखते हैं। मुझे अगर 10 बीटा निकालना था तो अपना रिजल्टेंट ये क्या आया था, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अगर मैं पी और क्यू को ए और बी वेक्टर से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि वेक्टर्स का वेरिएबल तो अपन चेंज कर सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट और वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अपन वाली चीज यहां पे देखते हैं, 10 बीटा। अब यहां पे 10 बीटा क्या होगा, ये देखिए इधर, अगर मैं इसको आर वेक्टर है अपना, तो अगर मैं इसके बीच का एंगल, सपोज ये या फिर ये कोई सा भी एक एंगल, मैं इसके बीच में रिजल्टेंट के बीच में अगर मैं एक एंगल मान लू बीटा, तो वो कितना आएगा अपना यहां पे, बी ऑफ साइन। अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे लिख दिया अपन ने क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहां पे भी अपने को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है ये अपने को तभी पता चलेगा, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा भी अपने को ट्रिग्नोमेट्री के कास्ट रूल से पता चलेगा। ये आप जो मैंने बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया था, वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा अपना, इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, 10 बीटा हो जाएगा अपना। देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 180 कैसा पीरियड है, इवन पीरियड है, तो वहां पे साइन कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन पीरियड है तो साइन का साइन रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात चल रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय ए, तो एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और इवन पीरियड है, तो इवन पीरियड है तो कॉस ही रहेगा, उसकी जगह कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और ये वाले प्लस से जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये अपना किस में आ गया, सब्ट्रैक्शन के केस में अपना डायरेक्शन का फॉर्मूला इस तरह से आ गया। तो आप लोग यहां तक की चीजें नोट करिए, सब्ट्रैक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, बेसिक सी चीजें थी। अपन ने क्या किया, जो बी अपना आ रहा था, मतलब बी वेक्टर जो था, अपन ने क्या किया, 180 डिग्री पर रोटेट किया, माइनस बी वेक्टर हो गया। यहां पे अपने को क्या बात याद करनी है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो माइनस बी और ए में कितना एंगल आ गया अपना, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा था और ये पूरा एंगल कितना है, 180, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और सिमिलरली अपन ने क्या किया, फिर रिजल्ट्स को अपन ने कंपेयर किया। एडिशन के केस में यहां पे ये जो है, एडिशन के केस के रिजल्ट्स को और सब्ट्रैक्शन के केस के रिजल्ट्स को अपन ने कंपेयर किया। अगर एडिशन में रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वैक्टर हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में भी अपन ने ए प्लस बी ही किया, लेकिन यहां पे जो बी वैक्टर कैसा है, वो नेगेटिव में है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ए माइनस बी। फिर यहां पे देखिए अपन ने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना था, थीटा, यहां पे कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ये अपन ने यहां पे इस तरह से लिख दिया। फिर डायरेक्शन अपन ने देखी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहां पे 180 माइनस थीटा, तो इस तरह से इनका सब्ट्रैक्शन के केस में भी अपन ने फॉर्मूला देख लिया। तो आप यहां तक की चीजें नोट करिए, फिर अपन इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया यहां तक की चीजें। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी।
यहां पे देखिए क्या है, अपने जो रिजल्ट्स अपने डिराइव किए थे वही चीज यहां पे लिखी हुई है। आर जो अपन ने निकाला वो कितना आया, a माइनस बी, और वो अपना कितना आ गया माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, और 10 बीटा यहां पे अपन ने कैलकुलेट किया जो अपना कितना आ गया ये। तो सब वही चीज थी जो अपन ने अभी तक कैलकुलेट किया। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग पढ़िए इस एग्जाम्पल को। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स ऑफ 10 यूनिट एंड 5 यूनिट मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर तो ऐसा है और एक वेक्टर ये 10 है, ये 5 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। अब अपने को क्या पता करना है, इनके बीच का रिजल्टेंट और एंगल। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपन लगा देंगे, अपने को पता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये चीज पता है इतनी अपने को, बस इसके अंदर अपना a अगर अपन 10 मान ले और b अपन 5 मान ले तो अपना आंसर आ गया, और थीटा अपना कितना है 120 डिग्री। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100 प्लस 25 प्लस 50 इंटू 2 100 इंटू, अब कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ। ये सब वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए, अपन सब वैल्यूज निकालना सीख चुके हैं। तो अब ये देखिए कितना हो रहा है 125, और 2 से ही कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 50, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो यहां पे अपने पास कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 75। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये कैलकुलेट किया, ये अपना क्या आ गया रिजल्टेंट। अगर ये अपना रिजल्टेंट आ गया है तो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए tan ऑफ बीटा, यानी कि बीटा एंगल अपने को निकालना है कि जो रिजल्टेंट इनका, देखिए रिजल्टेंट कैसे आएगा, इधर देखिए एक वेक्टर है 10 पे और एक है 5 पे, इनकी टेल से टेल यहां पे कनेक्टेड है, तो यानी कि इनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा आर वेक्टर। तो ये अपन ने इसका मैग्नीट्यूड तो यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन इसका एंगल देखेंगे, और एंगल भी कहां से, यहां से पे देखिए एंगल भी कहां से, ये वाला एंगल, ये अपना एंगल कितना हो गया बीटा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है अपना, बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पे b अपने पास कितना है 5, और साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइड बाय a अपने पास कितना है 10 प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो अब अपना साइन 120 कितना होता है √3/2। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू √3/2 अपॉन 10, और कॉस 120 हो जाएगा अपना माइनस ऑफ 1/2, तो उसको अपन ने इस तरह से लिख लिया। तो ये अपना देखिए कितना आएगा 5√3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 15, 20 माइनस 5, अपन ने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 2/15। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा √3 अपॉन 3। ये किसके इक्वल में चल रहा है अपना, tan बीटा के इक्वल में चल रहा है। अब यहां पे देखिए ये जो 3 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √3,
और एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो बचा गया 1/√3, यानी कि tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan की टेबल में 1/√3 कब आता है? tan 30 डिग्री पे। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया अपने पास? 30 डिग्री। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर था। तो अपन ने क्या किया इस पूरे एग्जाम्पल में? केवल वैल्यूज को अपन ने पुट किया फॉर्मुलेस के अंदर, पहले रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए और फिर डायरेक्शन के लिए। अच्छा, एक और चीज यहां पे, अगर आपसे ये लोग इक्वेशन लिखने के लिए कहते तो आप लिख सकते थे, अगर सपोज ये आर वेक्टर है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती? tan i कैप। देखिए ये i डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है i, और y में क्या होता है? j। तो अपन इसको कैसे लिख सकते थे? tan ऑफ i कैप प्लस 5 ऑफ j कैप। ठीक है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना आता? मैग्नीट्यूड क्या होता है? r इज इक्वल्स टू √ ऑफ, अगर मैं a i कैप और इसको b j कैप बोलूं तो √ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाता? 100 प्लस 25। तो ये अपने पास कितना आता? √ ऑफ 125। कुछ इस तरह से इसका ये आता, लेकिन वो अपने से पूछा नहीं था। अपने से तो यहां पे इन्होंने केवल नॉर्मल सी बातें पूछी थी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 यूनिट मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में। तो अपन ने इस तरह से वो चीजें कैलकुलेट करी। फिर अपन लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहां पे क्या दे रखा है? दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है, और वो मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और उनके बीच का एंगल कितना है? 60। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड देयर डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये एक वेक्टर है, ये भी 2 मैग्नीट्यूड पे है, ये भी 2 मैग्नीट्यूड पे है, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? अगर r इज इक्वल्स टू a प्लस बी है तो ये क्या बताता है? दो वेक्टर का एडिशन। और अगर r इज इक्वल्स टू a माइनस बी अगर अपने पास आ रहा है तो ये अपने को क्या बताता है? उसका सब्ट्रैक्शन। अपन ने एक चार्ट बनाया था अभी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहला पॉइंट अपन ने डाला था ये, तो वहां पे अपन ने देख लिया था अगर दो वेक्टर का सम हो रहा है तो उसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, और अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए यहां पे अपने पास क्या है? दो वेक्टर तो हैं, अब अपने को इनका सम डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे? ये अपना r वेक्टर है, ये क्या होता है? a प्लस बी वेक्टर। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? r वेक्टर को ही याद करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊं। अपन ने वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है एडिशन के केस में प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अपने को पता है माइनस 2ab कॉस थीटा कब आया है? जब थीटा की जगह क्या आ गया था? 180 माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन को जब अपन डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए जब अपन कैलकुलेट करेंगे, तो या तो अपन यही फॉर्मूला रखें, लेकिन थीटा की जगह क्या रख दें? 60 की जगह क्या रखना पड़ेगा फिर अपने को? 120। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में, इनको मैं नेमिंग दे देता हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर मैं आपको बोल रहा हूं 60 डिग्री है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? जो ये वाला वेक्टर है ये घूम करके क्या आ जाएगा? नीचे, यानी कि 180 डिग्री ये यहां पे क्या होगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर। तभी तो आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो फिर ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, और यहां पे थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ये अपना कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो या तो आप क्या करिए? सब्ट्रैक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, r इज इक्वल्स टू ये जो अपन ने देखा था a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज अगर आपको यहां पे प्लस रखना है, प्लस 2ab cos थीटा अगर आपको रखना है,
तो थीटा की जगह फिर आप क्या रखेंगे 120। अब देखिए थीटा की जगह 120 रखते से ही क्या होगा, cos 120 कितना होता है -1/2, तो ऑटोमेटिकली है ना यहाँ पे माइनस आपका आ ही जाएगा। तो कैसे भी कर लीजिए, कान को इधर से पकड़िए, घुमा करके पकड़ लीजिए, बात बराबर ही है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि डिफरेंस के केस में क्या होगा, ये जो वेक्टर है ये घूम करके नीचे आ जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। ये इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 2। तो अब देखिए अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए अपने पास कितना है 2, दोनों ही चीजें 2 है। तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। एक तो ये इक्वेशन है। अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है अपने पास, हाफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना 4 प्लस 4 8 प्लस 2 2 4 2 8 और 8 इंटू हाफ, तो यानी कि कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 16 12। तो ये कितना आ गया अपना 12 आ गया। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर इसको लिखना हो तो 12 का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2√3, इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसे। तो ये आपका क्या हो गया एडिशन के केस में, तो ये चीज आ गई आपकी। अब अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यहां पे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, मैं यहां पे माइनस ले रहा हूं, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो मुझे थीटा क्या लेना है 60, प्लस ले रहा हूं तो थीटा क्या लेना है 120। तो ये कितना आ गया 4 प्लस 4 माइनस 8 इंटू हाफ, 4 टाइम, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हुआ, बचा गया अंडर रूट ऑफ 4, ये कितना आ गया 2। तो अपन ने पॉजिटिव के केस में भी और नेगेटिव के केस में भी अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये अपन ने किया पॉजिटिव के केस में, और यहां पे किया अपन ने नेगेटिव के केस में। दोनों का मैग्नीट्यूड अपन ने फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने क्या पूछा, केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा था, सम और डिफरेंस का, तो अपन ने इस तरह से यहां पे कैलकुलेट किया। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। क्या है अगला क्वेश्चन, आप लोग रीड आउट कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फाइंड द सम एंड डिफरेंस इन द डायग्राम शोन इन द फिगर, गिवन a इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड b इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये भी पिछले सवाल के जैसे मिलता जुलता हुआ है। यहां पे देखिए आपको a वेक्टर कितना दिया हुआ है 4 और b वेक्टर कितना दिया हुआ है 3, कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एडिशन के केस में तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा r वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के केस में ये वेक्टर घूम करके नीचे आएगा और कुछ यहां पे ये बनाएगा माइनस ऑफ b वेक्टर, और इनके बीच का रिजल्टेंट होगा ये, इसको मैं बोलूंगा a माइनस बी, और इसको मैं बोलूंगा क्या a प्लस बी। कुछ इस तरह की चीजें हैं। ये जो अपना घुमा करके यहाँ पे आए, कितने पे 180 डिग्री पे अपन ने इसको रोटेट किया ताकि ये क्या बन सके माइनस बी वेक्टर। तो अब यहां पे अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे अपन, जब r इज इक्वल टू a प्लस बी है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पे मैं आपको एक बार फिर से वही वाली कहानी दोहरा रहा हूं, अगर आप मतलब डिफरेंस के केस में अगर फॉर्मूला नेगेटिव में लेते हैं यानी कि -2ab लेते हैं तो आपको थीटा क्या रखना है 60 रखना है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला पॉजिटिव ही रखते हैं यानी कि आपको नेगेटिव का फॉर्मूला याद नहीं रखना है और केवल पॉजिटिव का फॉर्मूला याद रखना है, तो थीटा आप क्या लेंगे 180 माइनस थीटा।
तो यानी कि 180 माइनस थीटा क्या हो गया, ये वाला एंगल, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा अपने पास 120 डिग्री। बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा मिलता जुलता हो गया है ये। तो यहां पे देखिए a कितना है अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ 60 डिग्री, 16 प्लस 9 प्लस 4 3 12 24 इंटू हाफ, 16 प्लस 9 प्लस 12, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, सबको अगर अपन ऐड कर दें तो ये कितना हो गया अपने पास 12 प्लस 9, अपने पास ये 21 हो गया, 21 प्लस 16, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये अपना 21 हो गया तो 37 आ गया अपने पास ही यहां पे अंडर रूट ऑफ 37। ये तो अपना आया एडिशन के केस में। अब अपन इसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। जब r इज इक्वल्स टू a माइनस बी होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। देखिए अब मैंने यहां पे साइन क्या लिया है माइनस, तो थीटा क्या आएगा 60 डिग्री, अगर प्लस लूंगा तो थीटा क्या आएगा 120 डिग्री। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1/2, 4 3 12 24, और यहां पे कितना आ जाएगा 12, 16 प्लस 9 माइनस 12, 16 में से 12 गए तो कितने बचे अपने पास 4, 9 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। तो ये आपका क्या आ गया डिफरेंस आ गया, और ये आपका क्या आया था एडिशन आया था। ठीक है, काफी इजी था इनको सॉल्व करना। और ये सब किसके बराबर, ये रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का है और ये वाला रिजल्टेंट आपका एडिशन का है। तो ये अपन ने रिजल्ट इस तरह से यहां पे कैलकुलेट कर लिए। काफी इजी था कैलकुलेट करना। यहां पे ट्रिक क्या थी, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, फॉर्मूला है अपने पास, कंसेप्ट अपन ने समझ रखा है। ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक है जब नेगेटिव वेक्टर हो रहा है तो अपने को वहां पे थीटा का ध्यान रखना है कि वो थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, सिर्फ उतनी सी ट्रिक है। और वो भी आपको अगर ट्रिक भी याद नहीं रखनी है तो बस सीधा एज इट इज फॉर्मूला लगाइए, एडिशन में प्लस 2ab रखिए और सब्ट्रैक्शन में माइनस 2ab रखिए, बस खत्म। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीजें नोट करिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे लैमीज थ्योरम। तो आप पहले इतनी चीज नोट करिए। तो अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, लैमीज थ्योरम। ये आपके ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कंपटीशन एग्जाम में कोई आपको बताने वाला है, लेकिन अगर आपको ये वाली चीज आती हो तो आपके सवाल जो हैं काफी इजी हो जाते हैं। तो देखिए क्या है ये थ्योरम। यहां पे आप पहले ये डायग्राम देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, और ये नीचे आता हुआ सी वेक्टर, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है साइकिल कंप्लीट हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ए बी और सी वेक्टर। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में कुछ एंगल दिए हुए हैं, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा। अब अपन क्या करें, अपने को पता है वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपन उनको शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपन ने देखिए क्या किया, यहां पे केवल इनको एंगल्स को शिफ्ट किया है। ये वेक्टर था बी, तो ये रहा वेक्टर बी। फिर नीचे की तरफ था वेक्टर सी, तो ये रहा नीचे की तरफ वेक्टर सी। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में था, तो इनके अपन ने क्या किया, सबके टेल जो है आपस में कनेक्ट कर दिया अपन ने। अब इनके बीच के अपन ने एंगल बना दिए कि भाई इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में बीटा आ रहा था, और सी और बी के बीच में अल्फा, और बी और ए के बीच में गामा। तो लैमीज थ्योरम क्या कहता है कि वेक्टर के जस्ट अपोजिट वाला एंगल उसका रेशियो होता है, यानी कि इट कैन बी स्टेटेड एज इफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर इज जीरो। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो,
और देखिए ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक, यानी कि ये क्या कैसे टाइप ऑफ वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है। तो यहां पे क्या दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर इज कांस्टेंट। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए वेक्टर है उसके अपोजिट वाला साइन का एंगल, नॉर्मल एंगल नहीं, साइन में, यानी कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी तरह से बी अपॉन साइन अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सी अपॉन साइन गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अपन ने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। जब सब कांस्टेंट है तो अपन ने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अच्छा, ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं अपने लिए, अपने को बस एक पैटर्न याद होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर या 3 से कम वेक्टर, 3 से कम में तो नहीं होगा, मिनिमम 3 तो चाहिए, अगर इस तरह से वो हो रहा होगा, उनका पैटर्न इस तरह से आ रहा होगा जो कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से वेक्टर्स निकल रहे होंगे, तो उनका अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये एनएलएम में आएगा, अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको कोई वेट दे रखा है पुली के अराउंड और उसमें टेंशन जा रहा है, फोर्स जा रहा है, तो ये सब चीजें क्या होती है तो अपन आगे सीखेंगे। लेकिन ये वाले पैटर्न्स वहां पे अपने बहुत हेल्पफुल होंगे, वहां पे अपने को एक एक कैलकुलेशन हाथ से नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे अपन वैल्यू फीड करेंगे और अपना आंसर आएगा। बेसिकली ये मैकेनिक्स में मतलब जो कॉलेज में जो आते हैं, जो बीटेक लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनको ये वाली अप्रोच बताई जाती है। ग्राउंड लेवल पे यानी कि स्कूल लेवल और कोचिंग लेवल पे ये चीज नहीं बताई जाती है, बट ये काफी इफेक्टिव है और काफी सिंपल है। कुछ भी नहीं करना, वेक्टर के जस्ट अपोजिट वाला एंगल किस में लेना है, साइन में, और वो क्या होता है, उनका रेशियो एक कांस्टेंट होता है। इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। तो अगर अपने को ये वाली चीज इतनी आ गई तो अपन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, सपोज कीजिए इस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को अपने को लेमीज थ्योरम से करना है। ये एक बॉडी है, ये 25 न्यूटन इसके ऊपर ये से नीचे जा रही है, ठीक है, इसको कोई नीचे खींच रहा है, इस पे वेट है, ये नीचे जा रही है 25 न्यूटन से। और सपोज कीजिए कि ना यहां से एक रोप कनेक्टेड है, इधर भी एक रोप कनेक्टेड है, और यहां पे क्या लगी हुई है, पुली लगी हुई है, ये पुली लगी हुई। तो अब इधर भी एक टेंशन होगी और इधर भी एक टेंशन होगी। टेंशन क्या होती है बेसिकली, मैं आपको ज्यादा डिटेल में अगर अभी बताऊंगा तो आपको वाली चीज समझ में नहीं आएगी, जब अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तो वहां पे करेंगे। लेकिन अगर अभी इन अ लेमैन्स वर्ड, अगर मैं आम भाषा में अगर टेंशन को बोलूं तो खिंचाव, यहां पे एक टेंशन होगी जिसे अपन खिंचाव बोल रहे हैं, यहां पे भी एक टेंशन फोर्स होगा। तो वो टेंशन फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है, यानी कि एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, अपन ने इस तरह से इसको सोचा। तो यानी कि अगर मैं एक डॉट यहां पे ले लूं, इस बॉडी को मैं अगर एक डॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं, तो एक टेंशन इधर है, एक टेंशन फोर्स इधर है, और नीचे की तरफ तो कितना आ रहा है अपना 25 न्यूटन। अगर मैं इन टेंशन फोर्स को T1 और T2 नाम दे दूं, तो मेरे को T1 और T2 नहीं पता है कि कितनी टेंशन फोर्स यहां पे लग रही है, लेकिन मुझे उनके बीच का एंगल यहां पे इन्होंने दे रखा है, वो कितना है, ये है 75 डिग्री, ये है 150 डिग्री, और ये है कितना 135 डिग्री। कुछ इसी तरह से मेरे को एंगल्स यहां पे दिए हुए हैं, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इन दो वेक्टर्स को। अभी आप इसको टेंशन फोर्स मत मानिए, अभी आप क्या बोलिए कि मुझे T1 और T2 वेक्टर जो है फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अपन ने अपना फॉर्मूला क्या पढ़ा था, या लेमीज थ्योरम क्या बोलता है, वेक्टर के जस्ट अपोजिट वाले एंगल का साइन रेशो में होते हैं। तो अब यहां पे अगर अपन इस डायग्राम को मैं दोबारा से बना देता हूं, ये 25 न्यूटन, 150 डिग्री, यह हो गया आपका 75 डिग्री, और ये हो गया आपका कितना 135 डिग्री। ये मैंने बोला आपको क्या T1, ये मैंने आपको बोला T2 वेक्टर, और यहां पे तो 25 न्यूटन का एक वेक्टर काम कर रहा है। अगर आप इसको भी नाम देना चाहें तो C नाम दे दीजिए इसको। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A, B और C। तो अगर आप T1 की जगह आप बोलना चाहें इसे A तो भी कोई दिक्कत नहीं है, T2 की जगह आप इसको बोलना चाहे B। अल्टीमेटली अपने को तो क्या करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अगर मुझे यहां पे मैं इसको A वेक्टर बोलूं, इधर की तरफ जो जा रहा है, तो ये वेक्टर के अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, ये वाला 135। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, A अपॉन साइन ऑफ, हर एक एंगल किस में आएगा, साइन में आएगा। फिर B वेक्टर,
यानी कि बी वेक्टर, इधर वाला बी वेक्टर है, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल साइन में, यानी कि 150, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल टू सी अपॉन अपोजिट एंगल। तो अगर सी 25 न्यूटन मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे 25 अपॉन साइन ऑफ 75। क्या इस तरह से ये हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है ताकि मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड पता चल सके कि अगर दो टेंशन फोर्स ऐसे लग रहे थे तो वो कितने हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले तो इसको और इसको एक साथ लूंगा। ए अपॉन साइन 135 को मैं 25 अपॉन साइन 75 से इक्वेट करूंगा ताकि मुझे ए की वैल्यू, अगर देखिए मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं इन दोनों का आपस में, तो अननोन क्वांटिटी कितनी है, 2। तो अपने को क्या यहां पे कोई भी क्वांटिटी अपन मेजर कर पाएंगे, नहीं, अपने को इसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, अपने को सिर्फ एक रेशो मिलेगा, वो भी क्या, ए अपॉन बी का। तो अपने को ना तो ए की प्रॉपर वैल्यू मिली ना बी की, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे के साथ कंपेयर किया जहां पे अपनी सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी रहे और बाकी कितनी रहे, 3 नोन क्वांटिटी। तो अब इसको अपन कैसे लिखे, देखिए ए अपॉन, अब साइन 135 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 इक्वल्स टू 25 अपॉन साइन 75। अब साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहां लिख दिया मैंने क्या, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या आपको साइन 75 की वैल्यू पता है, भाई नहीं पता है अपने को, अपन ने लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री देखी थी तो साइन 15 डिग्री, साइन 37, साइन 53, इन सब की वैल्यूज अपन ने वहां पे निकालनी सीखी थी और अपन ने एक फॉर्मूला भी देखा था। वो फॉर्मूला क्या था, अब यहां पे साइन 75 अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी। यहां पे ए अपना क्या है 45 और बी अपना क्या है 30 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपना कितना होता था, साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। क्या ये फॉर्मूला होता था अपना, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता था। तो यहां पे ए क्या है 45 डिग्री, बी क्या है 30 डिग्री, तो अपन क्या लिखें इसको, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अगर अपन इसको ऐसे लिख देंगे तो अब अपने को क्या करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। 1/√2 होता है साइन 45 इंटू कॉस 30 क्या हो जाता है अपना √3/2, तो ये आ गया √3/2 प्लस कॉस 45 कितना हो गया 1/√2 और साइन 30 कितना होता है हाफ। तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया 2√2 और यहां पे क्या बचा √3 + 1। ये अपना किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 डिग्री की। तो ये अपन यहां पे अब पुट कर सकते हैं। तो ए अपॉन, अब देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में है और 180 कैसा है, इवन पीरियड है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है 25 अपॉन, अब ये वैल्यू अपन ने कितनी निकाली √3 + 1 अपॉन, अब अपॉन में 2√2 है तो उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने में अपने को। अब इस इक्वेशन को अपन आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये वाली चीज आपने नोट कर ली हो तो मैं इसको रब करना चाहूंगा। कुछ भी नहीं किया अपन ने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखिए अब ए अपॉन साइन 45, तो साइन 45 कितना हो गया 1/√2, तो √2 को मैं यहां ऊपर लिख सकता हूं इक्वल्स टू 25 इंटू 2, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 50 √2 अपॉन √3 + 1। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, ये √2 से √2 कैंसिल हुआ तो ए मेरे पास कितना बच गया 50 अपॉन √3 + 1। अब इसको आप अपने लेजर टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.73 और बाकी आपको पता ही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि √3 की वैल्यू इतनी होती है। अगर आप ये वाली चीज यहां पे अप्लाई करेंगे
तो आपको कुछ आंसर यहां पे डेसिमल के फॉर्म में मिल जाएगा। वो आपकी क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, बी पे। ए तो अपन ने अब यहां पे अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, b अपॉन साइन 150 को मैं इक्वेट कर सकता हूं किसके साथ, 25 अपॉन साइन 75 के साथ। और जरूरी नहीं है इन दोनों को आपस में इक्वेट करूं, मैं अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू अब मैंने यहां पे क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो अभी लेकिन अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे नहीं आ रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, c के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, ये वाली दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराऊंगा। तो देखिए अपन ये कैसे करेंगे, यहां पे b अपॉन साइन 150, तो साइन 150 को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 25 अपॉन साइन 75 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं √3 + 1, और यहां पे क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 180 में से माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है अपन, और ये इवन पीरियड है इसलिए साइन का साइन रहेगा, और साइन कैसा होता है वहां पे, पॉजिटिव। तो b अपॉन साइन 30, b अपॉन साइन 30 मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यानी कि क्या आ जाएगा यहां पे 2 ऑफ b इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2√2, तो ये कितना हो जाएगा 50 √2 अपॉन √3 + 1। अब ये देखिए यहां पे 2 इंटू बी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये वाला √2 और ये वाला √2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास b की क्या वैल्यू बची, 50 अपॉन √2 √3 + 1। ये मेरा आंसर हो गया किसका, b का। और यहां पे √2 अपने पास आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने को कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, तो आप वहां पे √2 या √3 की वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। आपको उनकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। या तो आपको ऑप्शन यहां तक ही दिया हुआ होगा, लेकिन अगर वो आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके आगे आपको ऑप्शन दिए होंगे डेसिमल के फॉर्मेट में, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। ये आपका शायद 18 पॉइंट समथिंग आएगा और ये शायद 12 समथिंग कुछ आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप लोग इतनी चीजें नोट करिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, या जो भी अगला टॉपिक आएगा वो देखेंगे। पहले आप इतनी चीजें नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट किए हैं यहां पे। अब अपन देखेंगे कि दो वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कैसे होता है। रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर, आप लोग हेडिंग डालिए, फिर अपन उनका देखेंगे कि उनका x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैसे अपन लेते हैं। रीड कीजिए आप लोग, यहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पे क्या होता है कि बेसिकली आपको एक एक्स एक्सिस है और एक आपकी वाई एक्सिस है, और यहां पे आपका एक कोई वेक्टर दिया हुआ है। सपोज आप इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर ये आपका एक्स डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर मानूं तो वो क्या होगा, ए एक्स, और अगर y डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर मानूं तो वो क्या होगा, ए वाई। क्यों, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या है, ए। अगर सपोज आप ऐसे देखिए, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, और मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे एक वेक्टर है या एक रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वो क्या है, a है। अभी तक अपन r मानते थे, r भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है a। अगर ये रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली इनका एक वेक्टर होगा x डायरेक्शन में, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, ax, और एक वेक्टर होगा y डायरेक्शन में, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, ay। अब यहां पे क्या बोल रखा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका x एक्सिस से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अब अपने को यहां पे क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स बताने। x डायरेक्शन में ये जो लेंथ होगी, सपोज अगर मैं इसको इस तरह से कवर अप कर दूं यहां पे, तो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, ये अपने को बेसिकली बताना है।
तो एक बार अपन थ्योरी इसकी रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन अ प्लेन, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर इन दैट प्लेन। यानी कि अपन ने क्या किया, ये अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर था, इस रिजल्टेंट वेक्टर को अपन ने क्या किया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक तो ये और एक ये, इन वेक्टर्स में अपन ने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। और अब अपने को क्या चाहिए, इतने की लेंथ चाहिए और एक इतनी लेंथ चाहिए। अपने को एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जो अपन ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बना, उनकी क्या चाहिए, अब अपने को लेंथ चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब अपन देखेंगे इसको कैसे अपन ये करेंगे। तो यहां पे देखिए, ये अपना वेक्टर है ए। अगर ये इसका मैं ऊपर से सपोज अब क्या कर रहा हूं, रोशनी गिरा रहा हूं, ये ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर से लाइट गिर रही है तो इस वेक्टर की परछाई क्या मुझे यहां पे कहीं पे दिखेगी? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है और ऊपर से अगर मैं रोशनी गिरा रहा हूं तो क्या इस वेक्टर की परछाई मुझे कभी यहां पे आते हुए दिखेगी? ठीक है। अब उसकी लेंथ क्या होगी वही तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जब यहां पे आ रहा है, यानी कि इसकी परछाई, इस वेक्टर की परछाई जब यहां आ रही है तो मैंने उसको क्या कह दिया, और ये कैसे है, एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ए एक्स वेक्टर। और अगर मैं यहां से रोशनी डालूं तो इस वेक्टर की परछाई मुझे कहीं यहां पे दिखेगी। तो ये क्या हो गया इसका, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। और यहां पे जो मैं वेक्टर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए वाई वेक्टर। अब ये लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाए, ये है समस्या कि ये लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सपोज ये एजेस यहां पे इनकी सब मिली हुई हैं, जिस तरह से यहां पे हो रहा है, ये लाइट यहां पे गिर रही है और ये लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, अगर लाइट ऐसे ऊपर से गिर रही है और ये अपना ए एक्स है, ये अपना ए वाई है, तो क्या मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है? क्या मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये सेम ही फिगर है, बस मैं यहां पे थोड़ा सा अपना समझाने के लिए हो गया, और ये अपना जो एज इट इज डायग्राम है वो है। तो अब यहां पे एंगल कितना है, थीटा, और ये लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। और हाइपोटेनियस अपनी, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, देखिए अगर मैंने रेक्टेंगुलर कंप्लीट किया है ये रेक्टेंगल, तो एक 90 डिग्री मेरे पास यहां आ रहा है, एक 90 डिग्री यहां आ रहा है। तो अगर ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, अगर ये मैंने ट्रायंगल ले लिया तो ये अपना क्या हो गया, ये लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है और ये अपने को पता है कि क्या है, ए है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स अपॉन ए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ए एक्स मुझे जो फाइंड करना है और ए मुझे पता है, तो ए एक्स अपॉन ए, जो हमें पता करना होता है उसको अपन ऊपर लिखते हैं, जो अपने को पता होता है उसको अपन नीचे लिख के इस तरह से रेशो ले लेते हैं। तो अब अगर ये बेस है, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये किसके बराबर हो गया, बी अपॉन एच किसमें होता है, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने आपको कुछ बताया था। तो ये जो बी अपॉन एच आ रहा था, ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ए एक्स अपॉन ए क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। ए एक्स अपने को फाइंड आउट करना था, तो ए एक्स कितना हो जाएगा आपका, ए कॉस थीटा। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ए एक्स वेक्टर था वो आपका कितने के बराबर हो गया, ए कॉस थीटा के बराबर हो गया। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे इधर की तरफ। तो यहां पे क्या अपने को फाइंड आउट करना है, ए वाई। तो सेम चीज अपन करेंगे, जो अपने को फाइंड आउट करना होता है उसको अपन ऊपर लिखते हैं, और जो अपने को पता है वो क्या है, ए वेक्टर।
कुछ ये चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, ए वाई। अब देखिए ये अपन ने क्या बोला था कि क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, वेक्टर्स में अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये भी परपेंडिकुलर है तो देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये लेंथ क्या है, बराबर है, और ये लेंथ क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है। तो यहां पे ए वाई अपॉन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, ये क्या होता है आपका साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए वाई अपॉन ए को साइन थीटा, इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूं। तो मेरा ये जो ए वाई वेक्टर है ये क्या आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो मेरा कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो अपने पास आगे जब अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, वर्क पावर एनर्जी, सब जगह अपने को दो फोर्स के बीच में एक एंगल दे रखा होगा, वहां पे अपने को क्या करना होगा उसे, यानी कि अपने को एक रिजल्टेंट फोर्स दे रखा होगा और अपने को उसे कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा ताकि अपन इक्वेशंस बना के उनको रिजोल्व कर पाए। तो आगे अपने को कंपोनेंट लेते टाइम दिक्कत नहीं है, इसलिए अपन इस चीज को आज ही समझ रहे हैं। क्या होता है, जब भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है अपने पास, ये रिजल्टेंट वेक्टर है अपना पी, या ए अपन कह सकते हैं इसे, ए वेक्टर है, ओपी वेक्टर, या तो अपन ओपी वेक्टर कहते हैं या ए वेक्टर कहते हैं, और बेस से उसका एंगल कितना है, थीटा। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। यानी कि जब भी अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और जब भी अपन वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो साइन थीटा आएगा। अच्छा, इसको अपन एक तरह से और देखते हैं। यहां पे इधर देखिए, ये आपका ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, और ये आपका रिजल्टेंट था ए वेक्टर। मैंने क्या बोला कि अपन ने इतनी चीज तो डिराइव कर ली थी कि है ना, ये अपना एंगल थीटा था और अपन ने बता दिया कि ये कॉस थीटा है। अगर ये कॉस थीटा है और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि इतना एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल में क्या आ गया आपका, साइन थीटा। इस तरह से भी अपन इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग इतनी चीजों को नोट करिए, और मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। यहां पे देखिए अपन ने लिखा भी हुआ है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज ए कॉस थीटा, यही चीज अपन ने डिराइव करी। फिर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज ए साइन थीटा, तो ये अपन ने यहां पे डिराइव कर दिया। ठीक है, तो नोट कीजिए आप, फिर अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों ने नोट किया है यहां तक। किसी को भी कोई भी समस्या आ रही हो तो अभी मेरे से पूछ सकते हैं। यहां पे अपन ने कुछ भी नहीं किया, केवल रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कंपोनेंट्स अपन ने लिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बना दिए और उनका रिजल्टेंट वेक्टर अपने को पता ही था। और सिमिलरली अपना क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल में ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, ए साइन थीटा। ऐसा नहीं है यहीं पे आए, आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे हमेशा आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा वर्टिकल में। तो अब अपन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, यहां पे एक नोट आपको दिया हुआ है, द नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल दैट वेक्टर मेक्स विद द डिफरेंट एक्सिस। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, जो वेक्टर आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको दिया हुआ था और फिर आपने उन्हें जो कंपोनेंट में जो आपने ब्रेक किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में, वो एक्सिस से अपना एंगल लेते हैं। ये जो आपका वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर ए जिसे अपन ने बोला, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका क्या हो गया, एक्सिस से ये एंगल ले रहा है, तो ये कितना लेगा, कॉस थीटा। और ये वाला एंगल भी आपका किससे लेगा, एक्सिस से लेगा। भाई इतनी सी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मेक्स विद डिफरेंट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल के केस में आपका हॉरिजॉन्टल के केस में आएगा और वर्टिकल के केस में वो यहां से एंगल लेगा। तो ये वेल डिफाइन है, इसमें कुछ अलग से कुछ बताने वाली चीज नहीं है। तो अब अपन ये एग्जांपल लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है
यानी कि एक्स एक्सिस है, ये कह रहा है उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स है। वो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं। ये बोल रहे हैं कि ये कितना है, 10 न्यूटन है, और रिजल्टेंट फोर्स का एक्सिस से कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये बोल रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करो। तो देखिए अपने पास क्या पिक्चर है, ये अपना फोर्स है। अब इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो अपन ने बना दिए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये और एक बना दिया ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। अगर ये एफ वेक्टर है तो एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स बोल देता हूं मैं इसे, और वाई डायरेक्शन में एफ वाई वेक्टर। ठीक है, ये अपने वेक्टर्स मैंने यहां पे बना दिए। इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल में अपना कंपोनेंट कितना होता है, एफ कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ अपने पास कितना है, 10, और थीटा अपने पास कितना है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री में लिख सकता हूं। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यानी कि आंसर कितना आ गया अपना, 10√3/2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5√3। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। और अपना फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, तो यहां पे अपन क्या लगा देंगे, न्यूटन। अब ये तो अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना कंपोनेंट फाइंड आउट किया है। अब अपन देखेंगे अपना वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट अपना कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये अपना कितना था, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये एफ साइन थीटा अपन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ साइन 30 डिग्री में इसको लिख सकता हूं, और एफ क्या है अपने पास, 10। सो 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 5। तो ये क्या आ गया अपना, एफ ऑफ वाई। तो इस तरह से अपन ने दोनों के दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, और उनकी वैल्यूज कितनी आई, एफ ऑफ एक्स आया अपना कितना, 5√3 न्यूटन, और एफ ऑफ वाई अपना कितना आया, 5 न्यूटन। यहां पे भी अपन ने यूनिट लगाना भूल गए, तो ये यूनिट न्यूटन। इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया। अब आगे अपन देखते हैं अगला टॉपिक अपना, डायरेक्शन कोसाइन। ये वैसे तो इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं ताकि आपको एक प्रॉपर्टी पता चले वेक्टर्स में, और आपके क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएं। तो अब डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, आप पहले ग्राफ को नोटिस कीजिए। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, यानी कि अपने को 3D में ये इमेज अपने को इमेजिन करनी है। और क्या हो रहा है, उसके बाद एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर। मैं इसको यहां पे आपके लिए ड्रॉ करता हूं समझाने के लिए इसको अच्छी तरह से। और ये एक प्रॉपर्टी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये अपना एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, और ये जेड डायरेक्शन हो गया। अब क्या हो रहा है कि एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, सपोज वो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बना दिया कुछ इस तरह से। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका हर तरफ से कोई ना कोई एंगल है, यानी कि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग एक एंगल है, वो कितना है, अल्फा। इसका सपोज इस वेक्टर को मैं एफ वेक्टर बोल देता हूं, या ए वेक्टर ही बोलते हैं अपन, जो अपन ने ओरिजिनल डायग्राम में लिया हुआ है। इस ए वेक्टर का वाई के अलोंग में एक एंगल है, वो कितना है, बीटा। और इसका अगर आप इसको 3D में इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसका z एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल होगा, वो कितना होगा, गामा। तो अब बात हो रही है यहां पे कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन की। तो अपन इन सब एंगल को किस तरह से रखेंगे, कोसाइन के फॉर्म में। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्यों, क्योंकि हर एक एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक एंगल वाई के अलोंग और एक जेड के अलोंग है। तीनों डायरेक्शन में अपने पास एक एक एंगल आ रहे हैं, और क्योंकि अपन डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं, तो ये जो एंगल हो गए ये किसमें ले लिया अपन ने, कॉस में। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने का भी अपने पास एक तरीका होता है। अपन कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से,
कॉस बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉस गामा को रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये अपना इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल्स शुड बी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि अपन ने हर एक एंगल का स्क्वायर करके क्या कर दिया, सम कर दिया, यानी कि स्क्वायर एंड सम ऑफ ऑल द कोसाइन एंगल शुड बी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो गया, 1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कॉस अल्फा को L भी लिख सकते हैं, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन में आपके वेक्टर्स में। तो ये प्रॉपर्टी अपने को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को ज्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये अपन ने कैलकुलेट कैसे किया, ये यूनिटी कैसे आया, इसको अपन चेक करते हैं। तो अपन ने क्या बोला था, ये जो अल्फा है ये एक्स एक्सिस और इस ए वेक्टर के बीच में अलोंग एंगल है, बीटा जो है वो वाई एक्सिस और रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग एंगल है, और गामा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर और जेड डायरेक्शन के अलोंग एंगल है। तो अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये अल्फा कॉस अल्फा है तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर बेस एक्स है और हाइपोटेनियस ए है तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, फिर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपना कितना था यहाँ पे x और हाइपोटेनियस कितना था a। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया, x अपॉन a। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, कॉस बीटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो कॉस बीटा में भी क्या होगा, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा तो y मेरा क्या होगा, बेस, और a क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, y अपॉन a। फिर कॉस गामा ये क्या हो जाएगा, z अपॉन a। इसको भी अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और ये क्या होगा, z अपॉन द आपका हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब एक और चीज आगे बढ़ने से पहले अपन ने जो चीज पढ़ चुकी है अपन उतना देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर a है और x, y और z तीनों तरफ में इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे, तो अपन ने क्या लिखा हुआ, x, y, z। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिखेंगे अपन x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये a वेक्टर की अपनी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का मैं आपको बोलूं कि मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है और उस मैग्नीट्यूड को मैं a नाम देता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर ये रूट मुझे हटाना हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन क्या थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1। तो अब अपन ने कॉस अल्फा बीटा और गामा तो निकाल लिया, अपन क्या करेंगे, अब इनको स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, और याद रखिए जो मैंने a लिखा हुआ है, ये a क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। मैंने क्या बोला था, a क्या है आपका, a वेक्टर एक हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड a अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a। तो वो चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो अब देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अपन ने 1 के बराबर कर रखा है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस z अपॉन a का होल स्क्वायर, ये अपन ने एज इट इज लिख दिया। अब a क्या है अपना, a स्क्वायर, चलो अपन पूरा लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां से अपना एलसीएम क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए जो a है अपना, अपन ने a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे जो अपन ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था a स्क्वायर का, वो कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कब आया था, जब a वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू अपन वहां पे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो भी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, अपना आंसर 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को, ये गामा है यहां पे, कॉस गामा को किससे करते हैं, एन से। तो ये अपना इस तरह से अपन ने इसको डेराइव किया, डायरेक्शन कोसाइन को। अपन इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे और आज के लेक्चर को फिर अपन यहीं पे एंड करेंगे। तो देखते हैं अपना एक एग्जांपल। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन। ये वही वैल्यूज हैं अपनी जो अपन ने वेक्टर लिया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अंडर रूट हटाऊंगा तो ये आर स्क्वायर या ये हो जाएगा अगर अंडर रूट हटाया तो। और कॉस अल्फा की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी, एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा की, ये बीटा है अपना, ठीक है, वाई अपॉन आर, और कॉस गामा अपना कितना हो गया, जेड अपॉन आर। तो इस तरह से अपन ने ये वैल्यू ली थी, और इनको अपन ने क्या बोला था, कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, और कॉस गामा को एन बोलते हैं। इस तरह से अपन ने ये यहां पे इसको डिराइव किया। अब अपन आगे देखते हैं, ये अपनी इक्वेशन बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह अपन ने क्या वैल्यू डाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों डाली थी, क्योंकि देखिए प्रीवियस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आ रहा था, अंडर रूट हटाया तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब यहां पे अपन ने वैल्यू पुट करी तो ये कैंसिल आउट हो गया और अपने पास आंसर क्या बचा, 1। तो इट मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। ये आपको हमेशा याद रखना है ये प्रॉपर्टी, कि जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन यानी कि जो एंगल है अगर उनका कॉस लेंगे और उनको ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर जब उनका ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक यूनिटी मिलेगा। ये डायरेक्शन कोसाइन का एक रूल होता है। अब इसी के बेस पे अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है, एक्स आई और एक्स वाई और जेड तीनों में ये अपना दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ये, और आपका वेक्टर कौन सा हो गया, वो 5, 2, 4, ये आपको सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर की इक्वेशन 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहली चीज आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैंने बताया था आपको, अगर ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर को अगर अपन मॉड में एनक्लोज कर दें तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो पहली चीज वो अपने से क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड बताओ ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 4 प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 20 प्लस 25 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 45। तो आपका ये कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का अंडर रूट ऑफ 45। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अब यहां पे लोग बाग गलती कर देते हैं, ए वेक्टर की जगह सिर्फ ए पढ़ लेते हैं और केवल एक कॉस अल्फा निकाल देते हैं। लेकिन यहां पे अपने को क्या करना है, प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड करना है। और क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 2, 4। यानी कि अपने को सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉस अल्फा भी, कॉस बीटा भी और कॉस गामा भी। तो अपने को पता है कि कॉस अल्फा क्या होता है अपना, एक्स अपॉन द हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स अपॉन मैंने कर दिया हाइपोटेनियस के लिए। सपोज अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा मैं, एक्स अपॉन ए। और ये ए क्या है आपका, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको या तो ए लिख दीजिए, या तो ए लिख दीजिए, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दोनों बातें एक ही होती है मैग्नीट्यूड के केस में। तो एक्स आपका कितना है, ये देखिए 5 आ रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी। तो एक्स कितना है आपका 5, तो 5 अपॉन और ए आपने कितना कैलकुलेट किया, √45। तो कॉस अल्फा कितना आ गया, 5 अपॉन √45।
सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा 2/√45 और कॉस गामा कितना हो जाएगा 4/√45। तो अपन ने सारी वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट कर ली, कॉस गामा, कॉस बीटा और कॉस अल्फा। अब अगर आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, अपन ने आंसर तो यहां पे लाके छोड़ ही दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप ना एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में क्या दे रखा होगा आपको, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो अपन ने आंसर तो सही निकाल लिया, लेकिन फिर भी अपन के कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं है। तो एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल्स टू 1, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कोसाइन रूल। अब अपन ने कॉस अल्फा कितना निकाला 5/√45 का स्क्वायर प्लस 2/√45 का स्क्वायर प्लस 4/√45 का स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 + 4 + 16/√45, 16 + 4 20, 20 प्लस, अच्छा √45 का स्क्वायर हुआ है तो भैया ये रूट तो हट जाएगा, है ना। √45 का स्क्वायर हुआ है तो केवल 45 बचा रह जाएगा। अब यहाँ पे 16 + 4 20 और 25 तो कितना हो गया 45/45। क्या आपस में कैंसिल आउट होके आपको 1 दे रहा है। इसका मतलब आपने ये जो वैल्यूज निकाली थी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, सारी वैल्यूज कैसी हैं, एकदम करेक्ट वैल्यूज हैं। इस तरह से अपन ने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया। तो आज अपन इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और मैं एक बार समराइज करना चाहता हूं जितनी भी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी हैं। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग करी थी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे, तो वहां पे अपन ने सीखा था दो वेक्टर को आपस में कैसे घटाते हैं। कुछ अपन ने फॉर्मुलेस देखे थे और उनको अपन ने कंपेयर कराया था एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ। उसके बाद अपन ने लिया क्या, कुछ एग्जांपल्स देखे और फिर अपन ने लैमीज थ्योरम पढ़ा। लैमीज थ्योरम क्या था, 3 वेक्टर थे अपने पास, उनके अपोजिट एंगल का साइन के केस में, यानी कि अपोजिट एंगल साइन में जो एंगल होगा उनका रेशो अपन ने देखा, A/sin अल्फा, B/sin बीटा और C/sin गामा, इस तरह से देखा। उसके ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल देखा। फिर अपन ने देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि दो वेक्टर के बीच में कैसे अपन उनके दोनों कंपोनेंट को उसमें ब्रेक करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज के लेक्चर में कुछ था तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि अगर वो अपने को आ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो अपने लिए आसान हो जाएंगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उसमें, अपने को एक रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ था, अपन ने उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में ब्रेक कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसको अपन ने कॉस थीटा में लिखा, अपन ने A cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को A sin थीटा। बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अपने को क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर गिवन था और अपने को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अपने को वो साइज बतानी थी कि उनकी कितनी लेंथ होगी। तो अपन ने लेंथ कैलकुलेट करके बताई और वो कितना आया, राइट एंगल ट्रायंगल से A cos थीटा और A sin थीटा। फिर अपन ने देखा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के अंदर सिंपल सी प्रॉपर्टी है अपनी, जो कि क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और कॉस अल्फा बीटा और गामा को अपन L, M और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1 होता है। और उसी के बिहाफ पे फिर अपन ने एक न्यूमेरिकल देखा। और ये जो अल्फा बीटा गामा थे ये कैसे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स था या जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका एक्स, वाई और जेड के अलोंग एंगल्स आपको दिए हुए थे कोसाइन के फॉर्म में, क्योंकि अपन डायरेक्शन कोसाइन यहां पे देख रहे हैं। तो इन्हीं को कॉस अल्फा बीटा और गामा को अपन ने क्या बोल दिया था, डायरेक्शन कोसाइन। तो आज के लेक्चर में अपन ने कुछ ये चीजें देखी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा शीट में अपनी देख लीजिए कि कैसे मैंने वो चीज लिखी हुई है वहां पे, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फिर अपन उस लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। और एक और चीज कि शीट के आप एक्सरसाइज लगाना चालू कीजिए, क्योंकि अपन ने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था इस टॉपिक का जो कंटेंट था अपन ने काफी चीज तो अपन ने क्लियर कर ली है। जो एक छोटी सी चीज बची है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। So thank you for today's lecture and hope you are enjoying your learning part.